नमस्कार। जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था आंतरिक और बाह्य निषेचन के बारे में कि वो प्रक्रिया जहाँ पर निषेचन जल में होता है, जीव शरीर के बाहर होता है, वो बाह्य निषेचन है, और जहाँ जीव शरीर के अंदर निषेचन क्रिया होती है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। अब यहाँ पर आज हमको बताना है जल की क्या भूमिका है। तो जब भी निषेचन क्रिया संपन्न होती है, भले ही वो आंतरिक निषेचन की क्रिया हो, तो उसमें जलीय माध्यम बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि किसी भी जीवधारी की उत्पत्ति सर्वप्रथम ऐसी सेल से हुई है जो जल के अंदर जीव की उत्पत्ति हुई है। तो आज भी जो उच्च श्रेणी के प्राणी हैं जिनके शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, उनमें भी जल की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो नर युग्मक है ये चलनशील होता है, और इसे मादा युग्मक तक जाने के लिए जिस सहारे की आवश्यकता होती है वह माध्यम द्रव के रूप में ही हो सकता है। क्योंकि जब आप देखेंगे जीव की उत्पत्ति की निषेचन के बाद, तो वहाँ भी जल की आवश्यकता है, द्रव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि आप पक्षी वर्ग में जाते हैं तो उसका यदि अंडा देखते हैं जिसमें जीव का निर्माण होना है, यदि आप देखते हैं तो उसके अंदर भी एक द्रव भी रहता है और अर्ध तरल पदार्थ भी रहता है। बाद में वही जीव का निर्माण होता है। दूसरा, उच्च श्रेणी के स्तनधारी में जब जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं जनन के पश्चात जो उनका शिशु होता है वो एक ऐसे थैले में होता है, ऐसे झिल्ली के अंदर होता है जिसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। तो विभिन्न प्रकार के जो प्राणी, इन सब में निषेचन, जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, उसमें भी जो माध्यम है जिसमें से कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिलने जाता है, तो वहाँ वो माध्यम जल होता है जिस रास्ते वो चले, और जीव का निर्माण भी एक प्रकार जल में ही संभव है, अन्यथा शुष्क में संभव नहीं है। उसके लिए एक निश्चित तापक्रम की भी आवश्यकता होती है। तो जल की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रथम जीव का निर्माण भी जल में ही हुआ है। तो अब दूसरी चीज़ हमको ये बताना है कि जो ये निषेचन है जिससे संतान पैदा होता है, हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा भी था कि ऐसे कुछ जीव हैं जिनकी संतान एक पैदा होती है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो एक से अधिक संतान जन्म देते हैं, या 4 हो सकती है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 से लेकर के 10 भी हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले आप मनुष्य पर आएंगे, उच्च श्रेणी की स्तनधारी। दूसरा गाय है, आपकी भैंस है। आपने देखा कि ये हमेशा एक ही संतान पैदा करते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि इनमें नर युग्मक तो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जिस अंडे से निषेचन होना है उस मादा में केवल एक अंडा ही बनता ही है, और यदि उस एक अंडे के पास नर युग्मक यानी शुक्राणु चला गया तो निषेचन प्रक्रिया पूरी होती है और एक जीव का निर्माण हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है कि मनुष्य में या गाय में भी 2 संतान हो जाती है,
2 बच्चे हो जाते हैं, गाय के 2 बच्चे हो जाते हैं। वह एक दूसरी प्रक्रिया है, उसको हम आगे बताएंगे कि कैसे 2 हो जाते हैं। लेकिन बहुधा प्रकृति में जो पाया जाता है कि इन उच्च श्रेणी के जंतुओं में केवल एक संतान होगी और एक संतान के लिए मादा युग्मक एक ही बनेगा, यानी अंडा एक ही बनेगा। अब वहीं दूसरे पर चले जाते हैं कि बकरी के क्यों 4 होती है, कुत्ते के क्यों 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि जब उनमें अंडा बनता है, एक सेल बनता है, तो उनमें 4, 6, 7 अथवा 8 जो भी है, जिस तरह से उनकी संतान पैदा होती है, उतने अंड कोशिका का निर्माण होता है। क्योंकि शुक्राणुओं की संख्या तो बहुत अधिक रहती है, लेकिन अंडे तक केवल एक अंडे के पास एक ही शुक्राणु पहुंचेगा और वो निषेचन कर देगा। उसके बाद जो शुक्राणु जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, बाकी तो सब नष्ट वष्ट हो जाते हैं या पहुंच नहीं पाते। तो इस तरह से उनके 4-6 अंडे जब होते हैं तो 4-6 संतान होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ आती है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्यों संतान एक ही अंडा बनता है। निम्न श्रेणी के जंतु जो जिस तरह से हैं उनमें अधिक अंडे बनते हैं, एक से अधिक बनते हैं। शुक्राणु की संख्या तो आंतरिक निषेचन में ज़्यादा बनती ही है, तो यदि अंडे भी बने तो ज़्यादा जीव पैदा हो जाएंगे। अब उसका उत्तर यह है कि प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण ऐसे सभी प्राणी जिनमें संतान का रख रखाव या बाकी की चीज़ें बहुत देख रेख में होती है, यानी उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, तो उनकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है। और प्रकृति में ऐसे जीवधारी जो जंगली हैं या बिलों में रहते हैं या जलीय हैं, यानी जो पालतू मान के चलिए कि नहीं है, उनमें अधिक संतान इसलिए पैदा होती है, ये प्रकृति की व्यवस्था है कि इनकी संतान का कोई रख रखाव नहीं होता। और रख रखाव नहीं होता तो मान लिया कि एक कुत्ते के 6 बच्चे होते हैं, लेकिन अंत में जाते जाते 4-5 किसी शिकारी के द्वारा नष्ट हुए या दूसरे किसी कारणों से नष्ट हो गए, जिसके कारण वो मर जाते हैं। अंतिम तक जीवित रहने पर केवल 1 या 2 ही बचते हैं। कभी कभी संयोग है कि सब बच सकते हैं, लेकिन प्रकृति में जिन जीवों का रख रखाव कम है वो अधिक संतान पैदा करते हैं ताकि उनकी जीवजात सुरक्षित रहे। तो ये तो था। अब दूसरी चीज़ आएगी कि कभी कभी उच्च श्रेणी के जो स्तनधारी हैं वो 2 संतान पैदा कर देते हैं। तो 2 संतान कैसे हो जाती है? मनुष्य के भी आपने देखा होगा, उन्हें ट्विंस कहते हैं या जुड़वा कहते हैं। तो क्योंकि वो आगे का चैप्टर है, लेकिन मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि जुड़वा कैसे होते हैं। अब उसमें जुड़वा भी 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी दोनों एक समान हो जाते हैं और कभी कभी विपरीत लिंग वाले भी हो सकते हैं। उसका कारण क्या है कि कभी जो है मादा के शरीर में यानी स्त्री के शरीर में एक अंड कोशिका जो एक स्पर्म के द्वारा निषेचित हुई, निषेचन के पश्चात टूट के 2 सेल में बंट जाती है। तो जब 2 सेल में बंट जाती है और तब भी जीवित रह जाती है तो उससे ट्विंस या जुड़वा हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो है यदि बालक हैं तो दोनों बालक होंगे, अगर बालिका है तो दोनों बालिका होंगे। तो ये चीज़ तो ट्विंस में आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक संतान लड़का हुआ, दूसरी संतान लड़की हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कभी कभी प्राकृतिक रूप से जो एक अंड बनने की प्रक्रिया है वहाँ संयोग से 2 अंडे बन जाते हैं और दोनों अंडे 2 अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित हो जाते हैं। और जब 2 अलग अलग शुक्राणु के द्वारा निषेचित हो जाते हैं तो दोनों में एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है, अथवा दोनों
जो है लड़का या लड़की हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जब निषेचित अंडा टूट करके दो अलग अलग कोशिकाओं में बंट करके और दो अलग अलग भ्रूण का निर्माण करता है, तो ऐसी जुड़वा संतान अक्सर बाह्य रूप रंग में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। तो बाकी ट्विंस वाला जो मामला है, इसको हम पुनः आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब निषेचन के पश्चात एक घटना होती है जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज यानी अंग्रेजी में जाइगोट कहेंगे। तो जाइगोट सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की सर्वव्यापी घटना है, और ये बाह्य निषेचन वाले जीवों में भी बनता है, आंतरिक निषेचन वाले जीवों में भी बनता है, क्योंकि इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। और इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं, प्लांट हैं, जैसे फंजाई हुए, शैवाल हुए, इनका संबंध जीवों में युग्मनज जो है एक मोटी भित्ति को विकसित कर देता है। यानी जो इसका बीजाणु है उसके ऊपर एक मोटी भित्ति बन जाएगी, और वो भित्ति क्या करती है, उसके बीजाणु की शुष्कन से और दूसरी किस्म के छत से रक्षा करती है, और अंकुरण के पूर्व तक ये बाह्य परिस्थितियों को सहन करने की इनकी क्षमता बनी रहती है। तो और काफ़ी समय तक ऐसे बीज जो है विश्रांति काल में पड़े भी रह जाते हैं। तो युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और ये किसी भी जीव जात की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। और जो भी जीव लैंगिक प्रजनक हैं, यहाँ तक कि मानव जीवन, इन सब की शुरुआत मात्र एक कोशिका से भी है कि युग्मनज के रूप में होती है। एक कोशिका से ही विकसित होकर के बाद में भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बच्चा बनेगा, बच्चा से वयस्क और वृद्ध बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जीव है तो उसका शरीर 10 कोशिका से शुरू होता है, नहीं, एक ही कोशिका से शुरू होता है, और उस कोशिकाओं में दोनों युग्मकों के आधे आधे गुणसूत्र रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जनन संबंधी पुनः दूसरी जानकारी लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।